हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए सीटेट का, देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका जुलाई 2019 में आपका पेपर 2 यानी 6 to 8 का हम सीडीपी लेके आए हैं। देखिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, क्योंकि वो मतलब एक ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है। तो आइए देखिए, सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको, देखिए आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, आपका हम इतना गारंटी लेते हैं कि आपका सीडीपी में 25+ नंबर आएगा, समझे। और ऐसे ही ईवीएस और मैथ और फिर आपका हिंदी इंग्लिश सब में भी आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जुलाई 2019 का पेपर 2 का है। पहला क्वेश्चन आपका है ये कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण। देखिए चारों ऑप्शन पढ़िएगा, अपने आंसर मिल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है शरीर एवं दिमाग को जहाँ शरीर दिमाग वाला ये सब जहाँ रहेगा होगा नहीं, समझे। तीसरा का है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करें। देखिए सही हो सकता है, जहाँ भी आपको मिले ना, आपका आनुवांशिक या उसी को वंशागत बोलते हैं, और पर्यावरण, आंख मूंद के आंसर मारिएगा, समझे। और चौथा है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन। देखिए आपका सबसे, इसमें चारों ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन है आपका, तो आपका 3 नंबर है। देखिए जहाँ भी आपको मिले एकदम आंख मूंद के एकदम याद रख लीजिए कि जहाँ भी आपको मिले वंशागत या उसी को आनुवांशिक बोलते हैं, समझे। जहाँ भी वो मिले, और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण जहाँ भी मिले आपको, आंख मूंद के, दोनों का पारस्परिक क्रिया जहाँ भी बोले, संबंध बोले, तो आंख मूंद के आंसर मारिएगा, समझे। जहाँ भी मिल जाए एकदम याद रखिएगा ये चीज़। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत। देखिए सीटेट में नहीं वाला क्वेश्चन सब गड़बड़ कर देता है, नहीं नहीं पढ़ता है, जिसे आंसर क्या करती है, गलती करके जा। इसीलिए आप क्वेश्चन पूरा पढ़ के आइएगा। और क्या उसको बोलते हैं, तब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, समझे। नहीं याद रखिएगा, कह रहा है कि कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, सही बात है। आपका हर स्टेज में अलग अलग विकास होता है। दूसरा है विकास मतलब बाल्यावस्था में अलग विकास होगा, किशोरावस्था में अलग होगा, शैशवावस्था में अलग होगा। दूसरा है विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, सही बात। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है उसके धीरे धीरे घटित होते जाता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय, ये तो आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेगा उसी समय बता दीजिएगा बच्चा कितना लंबा होगा, कैसा इसका प्रकृति होगा। तो ये क्या होगा, ये गलत दिया हुआ है, यही कह रहा है जो विकास का सिद्धांत नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, या नहीं बोल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चारों पढ़ते हैं व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, सही बात है। व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग गति से विकास करता है। तो आपका तीसरा आपका क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि नहीं यहाँ बोल रहा है कौन विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यही आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ये आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है। यानी कह रहा है कि बहुत अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि जो शिक्षक होता है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक मतलब बातचीत करता है, उसका सपोर्ट लेता है, उसका पक्ष लेता है। तो ये किसको दर्शा रहा है। पहला ऑप्शन है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ये तो ई कोनो बात नहीं होगा, दोनों में अवधान है, ये तो ये ऑप्शन कटा गया। दूसरा, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, सही बात है। देखिए लिंग पक्षपात का मतलब होता है कोई भी लिंग के प्रति झुका, वो मतलब स्त्री लिंग हो या पुरुष हो, समझे। तो कोई भी लिंग के प्रति झुकाव होगा ना, मतलब एक ही लिंग को विशेष ध्यान देगा, वो होता है आपका लिंग पक्षपात, या उसी को जेंडर बायस बोलते थे। ये आंसर हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कियों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ये सब कोनो ऑप्शन नहीं हुआ। लड़कियों की तुलना में आपका सबसे बेटर आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा कि शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख। देखिए प्रगतिशील शिक्षा रहा या बाल केंद्रीय शिक्षा, एकदम बालक को हमको थोड़ा भी घाटा नहीं देना है, समझे, बालक के अनुसार ही पढ़ाना है। देखिए तो वही है कि प्रत्येक बच्चा की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए, सही बात है। प्रत्येक बच्चा शिक्षित है, सही हो सकता है। मानक निर्देश जहाँ भी ऑप्शन है एकदम काट दीजिए, एकदम दिमाग। बाह्य प्रेरणा भी रहे, आंतरिक रहेगा तो बाह्य प्रेरणा पुरस्कार दंड आता है, समझे, ये भी कट जाएगा आपका। पाठ्य पुस्तक जहाँ रहे कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। एकदम बाल केंद्रित या प्रगतिशील रहे, एकदम आंख मूंद के, एकदम बच्चा को हमको थोड़ा बच्चा को फायदा ही पहुंचाना है ना, समझे। पांचवा आपका क्वेश्चन है कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ
कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए। यानी कह रहा है कोई बच्चा ऐसा है जो दृश्य रूप से यानी देख नहीं सकता है, समझे, तो उसके साथ आप कैसा अनुदेशन अनुकूलन करिएगा। पहला है कई प्रकार के दृश्य परिस्थितियों का प्रयोग करें। अंधा है तो उसका सामने और दृश्य वस्तु प्रयोग कुछ होगा, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा है ऑप्शन स्वयं अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से, अंधा है तो कहाँ से देखेगा, कुछ करके बताइएगा। तो तीसरा है अनेक प्रकार के लिखित कार्य, अंधे है तो कहाँ से देख पाएगा। चौथा है आपका यही ऑप्शन बच गया कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, यानी बोलने वाला ऑडियो वाला कुछ चीज़ का, क्योंकि वो देखिए अंधा है तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब बहरा होगा, सुन सकता है या छू सकता है, तो ऐसा ऐसा का सामग्री प्रस्तुत करेंगे क्या, स्पष्ट रूप से जो बोलेगा था छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। 6 नंबर आपका है सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उन साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। इनका रहा है सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका है सक्रिय रूप से हतोत्साहित दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। प्रोत्साहित रहता तो सही हो जाता, समझे, तो हतोत्साहित दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, देखिए सभी हमेशा प्रयोग करना गलत दिया, प्रयोग नहीं करना चाहिए भी गलत है। सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, आपका सही हो जाएगा, समझे। 7वां है आपका निम्नलिखित में कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानकीकृत परीक्षण जहाँ भी रहेगा आँख मूंद के काट दीजिए, फिक्स होता है इसलिए इसको काट दीजिए, मानक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। प्रतियोगी हम बोले हैं जहाँ भी कंपटीशन वाला बात है एकदम आँख मूंद के ऑब्जेक्ट आंसर काट दीजिए। विशिष्ट शिक्षा योजना देखिए होता है, क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा में प्रत्येक प्रकार का बच्चा आता है, विकलांग आता है, समान बालक आता है, समझे, तो उसको एक ऐसा मतलब हम एक ऐसा एजुकेशन प्लान बनाएंगे जो सभी बच्चों के लिए क्या हो कि काम के हो, तो उसी को विशिष्ट शिक्षा योजना बोलते हैं, सही हो सकता है। एक रूप निर्देश बोले हैं जहाँ भी निर्देश मिले ऑप्शन आँख मूंद के काट दीजिए, समझे, आपका 3 नंबर 7 का क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा। आइए अब अगला है आपका 8 नंबर कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युगों में से निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला पठन अक्षमता, जिसे हम लोग डिस्लेक्सी कहते हैं, डिस्लेक्सी लर्न जो मतलब ठीक से क्या करेगा, पढ़ने उठने में उसको क्या होगा, दिक्कत होगा नहीं। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, तो वही में लिखा है धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, ये सही हो सकता है, समझे, ये सही, क्योंकि सही बोला सही हो सकता है। दूसरा है सृजनात्मकता अधिकर्ता, अति सक्रिय कार्य पूरा करने की, बहुत तेज होता है बच्चा तो गलती देवे किया, सही खोला है तो ये सही हो जाएगा, लेकिन पढ़ते हैं सब। अवधानात्मक कमी, अवधान मतलब अटेंशन नहीं होता है, तो वही करे। उच्च अभिप्रेरणा कहाँ से, ये सब बच्चा में अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रखना, अवधान कमी है तो कहाँ से अटेंशन बनाए रखे, ये भी कट जाएगा। श्रवण श्रव क्षतिग्रस्त अधिगम करता है, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। अब श्रव है तो एक मतलब नहीं है कि नहीं, मतलब कान से सुन सकता है, देख तो सकता है, ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, समझे, तो आपका कौन सही हो जाएगा, 8 का 1 नंबर हो जाएगा। फिर 9 नंबर है एक समस्या को मूल, देखिए जहाँ भी आपको मूल और अपसारी मिले ना, आँख मुँह के सृजनात्मकता बच्चों को मानना है, एकदम क्रिएटिव चिल्ड्रेन मानना है। जहाँ भी मूल यानी ओरिजिनल एंड डाइवर्जिंग सॉल्यूशन में, डाइवर्जिंग मतलब विभिन्न प्रकार से सोचना, एकदम आँख मूंद के एकदम, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं देखना है, समझे, सृजनात्मक बच्चा मानना है, यानी क्रिएटिव चिल्ड्रेन मानना है। 9 नंबर आपका है, इसका और ऑप्शन क्या दिया है, क्षतिग्रस्त बच्चा तो जानवे करते ही तो होगा नहीं। और देखिए अहम केंद्रीय बच्चा कौन होता है, ये आपको प्याजे कहे हुए हैं जब दूसरा अवस्था में बच्चा रहता है तो। 10 नंबर आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है, यानी संरचनात्मक यानी आपका एक कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है कि अनुकूलन नहीं हो सकता है। पहला है नहीं बोलना है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करेंगे, तो देखिए आपका संरचनात्मक है, सहयोगात्मक होगा ही, आपस में कार्य केंद्रित वार्ता करने में सहयोग किया, ये तो सही हो सकता है, लेकिन वहाँ नहीं बोल रहा है, समझिए, इसीलिए ये सब ऑप्शन पर ध्यान देना है। दूसरा है इसीलिए हम बोलते हैं कि जहाँ भी आप सीटेट का ऑप्शन पढ़िए तो नहीं पहले देख लीजिए है कि नहीं है, समझिए, इसलिए निगेटिव आंसर देना। दूसरा है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभव को प्राप्त करते हैं, एकदम सही बात है, विचार को प्राप्त करें तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपका क्या हो सकता है सही होगा, लेकिन निगेटिव आंसर देना है, समझे, इसीलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा है आपका अध्यापक विशिष्ट सत्रावासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रिया के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। देखिए प्रदर्शन पर फिर अब मान लीजिए प्रदर्शन यानी जो अच्छा करेगा उसको हम अच्छा कहेंगे, तो ये क्या हो गया, ये संरचनात्मक अथी का एक क्लास का विशेषता नहीं हुई, इसीलिए क्या हो गया नहीं बोल रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो सकता है, समझे।
चौथा आपका है कि विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करेगी। ये सब आपका है, लेकिन वहाँ नहीं बोल रहा है, इसीलिए आपका कौन आंसर हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। संरचनात्मक जो परिवेश है उसमें आपको 1, 2 और 4 है, लेकिन आपका नहीं बोल रहा है, इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका? तो आपका नहीं बोल रहा है, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। जहाँ भी आपको विशिष्ट मिले, मतलब क्या इसको बोल रहे हैं, अरे सत्रावाहन मूल्यांकन नीति बोले या प्रक्रिया को बोल रहा है कि प्रदर्शन पर फीडबैक दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। 11 नंबर आपका है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। यानी कह रहा है एक शिक्षक को विद्यार्थी के किस पर करना चाहिए? प्रदर्शन लक्ष्य नहीं कर, प्रदर्शन तो आपको देखिए गीता में नहीं कहा है, कर्म करते रहिए, मतलब और फल की चिंता नहीं कीजिए। वही में है कि आप क्या कीजिए कि अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करता है, समझे, और क्या कहता है, और प्रदर्शन लक्ष्य को क्या करता है? दूर करता है। तो ये कह रहा है कि शिक्षक को विद्यार्थी को प्रदर्शन लक्ष्य तय होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन कट गया, समझे, प्रदर्शन लक्ष्य देना नहीं है बच्चा को। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अब असफलता से बचने के ही जरूरी आप काम कीजिएगा तो जरूर असफल होइएगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा अंक जहाँ भी रहे हम बोले हैं काट दीजिएगा। चौथा हो जाएगा यही कि एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए प्रदर्शन लक्ष्य के बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो आपका कौन हो जाएगा? 11 का 4 नंबर हो जाएगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? यानी सार्थक नहीं बोल रहा है, फिर सार्थक कौन अधिगम को अति नहीं करता है? देख लीजिए, ऑप्शन है दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। देखिए ये आपका क्या है कि सार्थक अधिगम नहीं है, इसीलिए आंसर ये हो सकता है, समझे। लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उदाहरण गए उदाहरण का प्रयोग करना है, ये आपका सार्थक अधिगम का है, लेकिन नहीं यहाँ पर बोल रहा है, समझे। तो ये ऑप्शन क्या होगा? नहीं होगा। उसके बाद एक समस्या को अनेक, ये भी आपका किसका है? सार्थक का है। पहले से विद्यमान ज्ञान को नगर, ये भी आपका सार्थक का है। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? यही आपका 12 का कौन, क्योंकि नहीं यहाँ बोल रहा है। 12 का कौन आपका आंसर हो जाएगा? 12 का आपका ये हो जाएगा दोहराने और स्मरण। कहाँ बोले हैं? जहाँ भी निगेटिव आंसर हो जाता है, और यहाँ निगेटिव आंसर पूछिए रहा है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? यानी कह रहा है एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखिए बाह्य क्या होता है? पुरस्कार हुआ, दंड हुआ, ये आपका बाह्य अभिप्रेरणा होता है। और जो अंदर से मतलब आदमी मोटिवेट होता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। तो पहला है मैं बहुत अच्छी सीखती हूँ जब मैं अपना कार्य गृह, मतलब अंदर से मोटिवेट हो रहा है, तो ये आपका क्या है? आंतरिक मोटिवेशन है, समझे। यहाँ बाह्य पूछ रहा है। दूसरा है गृह कार्य करने में अपनी अवधारणा को अच्छी तरह, ये आपका आंतरिक है। मैं अपनी गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो गया बाह्य अभिप्रेरणा। तो यही इसीलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका 13 का आंसर कौन हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। देखिए जहाँ भी अंक बोले, चॉकलेट दे, पुरस्कार दे, ये सब जहाँ भी बोलेगा ना, ये बाह्य अभिप्रेरणा होता है। तो वही कह रहा है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत मतलब होता है आपका असाइनमेंट, जो काम करता है असाइनमेंट कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये आपका 3 आंसर है। मैं अपना गृह क्योंकि आनंद आ रहा है, तो इंटरनल रूप से आनंद रहा है, तो ये भी आपका किसका हो गया? आंतरिक का हो गया। तो आपका 13 का कौन आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 14 नंबर है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल बोले हैं, जहाँ जिस ऑप्शन में केवल लग गया, CDP में ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। उदाहरण एवं गैर, ये सही हो सकता है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने वाला, तो कटिए, केवल बोले कटिए, तो आपका कौन हो गया? 2 हो गया 14 का। 15 नंबर है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? पहला है सूचनाओं का संचयन। को रहा है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? पहला है सूचना का संग्रहण करने से अर्थ निर्माण, ये भी नहीं होगा। दंडात्मक बोले, दंड जहाँ भी बोले ऑप्शन काट दीजिए। एक रूप मानकीकृत परीक्षण बोले हैं, जहाँ काट दीजिए। बच गया कौन? अन्वेषण एवं परिचर्चा, आंसर हो जाएगा इसका। 16 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी करना, सही है। दूसरा संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, ये भी सही है। हम साथी को समझना, ये भी सही है। आपका स्वयं से प्रश्न करना, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो आपका पाँचों आपका सही है। तो आपका कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, समझे। अगला है आपका 17 नंबर, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? पहला है कोरी पट्टिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। पूर्ण जहाँ भी मिले एकदम आँख मूंद का ऑप्शन काटिए।
एक निष्क्रिय जहाँ मिले आँख मूंद के काट दीजिए। आगे पढ़ना, निष्क्रिय जहाँ मिले आँख मूंद के काटिए दीजिए। एक समस्या समाधान ये सही हो सकता है क्योंकि पियाजे ये चीज़ बोलते हैं, समझे। तो आपका संरचनात्मक वही वैज्ञानिक है, तो ये भी सही हो सकता है। चौथा, लघु व्यक्स के रूप में संवेग, ये तो होगा। तुलना उलना जहाँ मिले आँख मूंद के काट दीजिए। तो आपका कौन हो जाएगा? 17 का 3 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? पहला है, कैसे कक्षा छोड़ के भाग जाएगा, बच्चा बदमाशी करने लगा। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी, ये सही हो सकता है। इज टू इज सपोर्टिंग एंड मोनिटर इच, ये सही हो सकता है यही। तीसरा, उस समूह का सहयोग करना, अरे यही होनहार वाला, तो जहाँ भी मिले एक को सपोर्ट नहीं करना है, एक मुख्य दर्शन भी नहीं बनना है। आपका 2 नंबर सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर है, बच्चों की गलतियों एवं भ्रांत धारणाएं डैश, यानी क्या होती है, गलती जो कर रहा है उससे क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुकावट पड़ता है, यही तो होगा नहीं, रुकावट होगा नहीं, कोई भी चीज़ बच्चा के अनुसार ही सोच रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करना चाहिए, भी गलत हो गया। सूचित करता है कि बच्चे की क्षमताएं व्यक्त, यही तो होगा नहीं, सब दोनों प्याजे बोले हैं, दोनों मात्रा में क्या होते हैं? समान होते हैं, आकार में सिर्फ भिन्न होते हैं। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। 20 नंबर है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके क्या कहलाती? तो आपका स्कीमा कहलाता है, समझे। आइए अब अगला आते हैं। 21 नंबर है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु को से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना उपयुक्त उदाहरण को प्रकाशित करता है? देखिए, आपका वाइगोस्की बोले हुए थे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD जो था आपका, ये जो दिए हुए थे वाइगोस्की, तो वही बोले थे, इसी को समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र बोलते हैं। यानी एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच जाती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, यानी ZPD कहते हैं, समझे। जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट। आइए अब आते हैं 22 नंबर। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला? देखिए, आपको हम बताया था पहले भी, जहाँ भी आपको वाइगोस्की मिले 3 चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, यानी सामाजिक, संस्कृति और भाषा। देखिए यहाँ पर सामाजिक प्रतिक्रिया दिया है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बोले पुरस्कार दंड जहाँ भी रहे वो ऑप्शन नहीं होता है, तो ये आपका 22 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? पहला ऑप्शन है आपका, अधिगम विकास का ध्यान दिए बिना घटित है, गलत बात है। विकास होगा तब में अधिगम होगा। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ये भी सही नहीं है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर, सही बात है, ये सही हो सकता है। विकास एवं अंतर संबंधित नहीं, ये भी गलत हो गया। तो आपका 23 का 3 नंबर सही हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक? देखिए, आपको मालूम होगा पियाजे ने 4 अवस्था बताया था बच्चों के विकास, संज्ञानात्मक विकास के, जिसमें आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, उसी को संज्ञानात्मक अवस्था बोलते हैं। ये आपका तीसरा अवस्था होता है। कौन होता है? तीसरा। इसमें ऑप्शन पढ़ते देखिए, जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये नहीं होगा, ये चौथा अवस्था क्या है, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, और सजीवात्मक चिंतन है, जो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कि दूसरा अवस्था का, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। तो देखिए, सुरक्षित रखने की योग्यता, देखिए ये क्या होता है, इंग्लिश पढ़िएगा, एबिलिटी ऑफ कंजर्व, यानी देखिए इसमें बच्चा तीसरा अवस्था में जाता है तो आपको कंजर्व यानी संरक्षण करने लगता है। जैसे मान लीजिए उसको 1 लोटा पानी, मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी है इसमें, और मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी, तो बच्चा से पूछिएगा दूसरा अवस्था में जब बच्चा रहता है तो इसमें बताएगा ज़्यादा पानी है, इसमें दोनों में 1 लीटर पानी है। और जब तीसरा अवस्था में चल जाता है, यानी मूर्त क्रियात्मक अवस्था में चल जाता है, उसमें संरक्षण का गुण आ जाता है, वो समझ पा लेता है कि मतलब भौतिक रूप बदलने से कोई चीज़ नहीं चेंज होता है, उसी को संरक्षण बोला जाता है, समझे। तो वही चीज़ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो आपका ए नंबर हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता, यानी एबिलिटी टू कंजर्व, समझे। और अर्तुल मतलब होता है घुमाव, मतलब अर्तुल मतलब अति होता है, वो आपका नहीं होगा, समझे। तो आपका 24 का ए नंबर हो जाएगा। 25 नंबर है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? पहला, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, तो ये आपका व्यवहारवादी बताते हैं, तो ये आपका ऑप्शन कट गया।
दूसरा है निष्क्रिय, तो बोले हैं कट जाएगा। सक्रिय ये हो सकता है सही। चौथा है कौशलों का अर्जन, ये आपका नहीं होगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर है समाचार पत्रों से कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं को दोनों को गैर परंपरागत, परंपरागत मतलब होता है कि पहले से जो चीज़ चला है, जैसे लड़की घर का काम करती है तो औरत, और जेंट्स बाहर का काम करता है, तो गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित किया गया। जैसे मान लीजिए कोई पेपर में है, तो पेपर में मान लीजिए ऐसा चीज़ दिया होगा जिसमें मान लीजिए पुरुष क्या घर का काम करता होगा, महिला मान लीजिए बाहर का काम करती है, ऐसा दिया गया, गैर परंपरागत दिया है। तो निम्नलिखित में से किसके लिए यह प्रभावी रणनीति है? लैंगिक या जेंडर स्थिरता को, स्थिरता तो बढ़ेगा नहीं, ये तो गलत है। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को, ये तो आपका होगा नहीं। प्रोत्साहित कर रहा है, कहाँ प्रोत्साहित कर रहा है, ये अलग बता रहा है। लैंगिक जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए, सही बात है, आपका 3 नंबर हो सकता है। लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा, पक्षपात को भी बढ़ावा नहीं दे रहा, अलग अलग है। 27 नंबर है निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। देखिए आपको तीसरा जो है उत्तर परंपरागत स्तर, उसी में जो लास्ट जो छठा जो अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, यही आपका क्या होता है उसमें एकदम वैध, यानी सभी के लिए समान होता है, संपूर्ण मानवता के लिए क्या होता है, वैध होता है, ये आपका तीसरा अवस्था होता है। आइए अब 28 नंबर क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? विशेषता, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया प्राप्त करने की क्षमता को क्या है कि इसको अंतर व्यक्तित्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतर व्यक्ति, यानी इंटरपर्सनल बोला जाता है। और अंतरा व्यक्तित्व होता है जब हम अपने अंदर जब देखते हैं, समझे। 29 नंबर है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए? पहला है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले निम्न उपलब्धि बांटना, तो बच्चा को है नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, एकदम सही बात है। तीसरा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये सही हो सकता है। चौथा है आपका बच्चों की क्षमता, संभावना, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी सही हो सकता है। यानी आपका 2, 3, 4 सही है, समझे। तो 2, 3, 4 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका 2 नंबर ऑप्शन में है। आइए 30 नंबर को ये तो बोलवे किए हैं कि निम्नलिखित में बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है, पास पड़ोस, यानी 1, 2, 3, 4, यानी आपका 30 का क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, समझे। तो आपका 3 हो जाएगा 30 का। तो ये आपका जुलाई 2019 के पेपर 2 का था, समझे। इससे पहले हम आपका 2019 का दिसंबर का पेपर 1 पेपर 2 दोनों डाल दिए, 2021 का भी पेपर 1 पेपर 2 डाल दिए। जो नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।